अब जो चार्ज है, जब आपने एट रेस्ट पे पढ़ा था वो आपने 2 चैप्टर में कवर किया था, दैट इज यूनिट नेम इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, नाउ द चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें चार्ज जो है इन मोशन, मोशन में। ठीक है, अब चार्ज मोशन में है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से है या एक्सेलरेटेड मोशन है, वो अभी हम साथ साथ बताते जाएंगे पढ़ाते टाइम। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो चार्ज है ना वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, है ना। चार्ज कैसे वेलोसिटी से मूव करेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से जो मूव करेगा उसको हम बोलेंगे, उसको हम किस में पढ़ रहे हैं? ये चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में, राइट। और अगर वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, यानी कि अगर वेरिएबल वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है तो उसको हम कैसा मोशन बोलते हैं? 11th में पढ़ा है सबने, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन, तो ये जो एक्सेलरेटेड मोशन है ये हम इसके नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, दैट इज मैग्नेटिज्म। तो ये हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ये हम किस में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, नेक्स्ट चैप्टर है। और ये हम अभी पढ़ेंगे, यानी कि अभी जो चार्ज की वेलोसिटी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। क्लियर? इतनी बात सबको समझ आ गई? नाउ नाम, चैप्टर का नाम ही है करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो इसमें सबसे पहले करंट की बात होना जरूरी है, आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए करंट क्या होती है। नोट करो इसे और हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक करंट। क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट बच्चों? सबको याद होगी डेफिनेशन? एनीवन कैन टेल व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? अमाउंट ऑफ चार्ज इन टाइम t। हाँ, या हम कह दें कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जो आई रहता है वो होता है कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया से अपॉन टाइम, है ना। अपॉन में क्या रहता है? टाइम रहता है। ये आई का फॉर्मूला आप सबने पढ़ रखा है 10th क्लास में। ठीक है, हटा दूं ऊपर का? नोट कर लिया? यस मैम। ठीक, जिसका रह गया है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो यानी कि बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि चार्ज अब रुका हुआ नहीं है। अभी तक पिछले चैप्टर में क्या था? चार्ज रुका हुआ था, रेस्ट पे था, कि ये पॉइंट चार्ज रखा है, ये पॉइंट चार्ज रखा है, ये पॉइंट चार्ज रखा है। डायपोल भी था, उसमें भी चार्ज रेस्ट पे था, कहीं भी चार्ज चल नहीं रहा था। अब चार्ज ने मूव करना शुरू कर दिया, और वो कैसे मूव करेगा और तब क्या क्या चीजें होंगी वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखो, मान लो कोई कंडक्टर है, मेरा कंडक्टर, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो गया ना, क्रॉस सेक्शन इसका, ये हो गया क्रॉस सेक्शन, ये हो गया क्रॉस सेक्शन, ये हो गया क्रॉस सेक्शन, राइट। क्रॉस सेक्शन ये होते हैं। तो इसके क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज जा रहा है कितने टाइम में, उसको करंट कहते हैं। अब हमसे कहे कि आई एवरेज निकालो, जैसे हमने वी एवरेज और वी इंस्टेंटेनियस पढ़ा था ना, स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड 11th क्लास में। ऐसे ही अगर एवरेज करंट निकालने के लिए कहे तो कैसे निकालेंगे कि एवरेज करंट होता है तो यहाँ पर लगेगा कि कितना चार्ज, यानी कि डेल्टा क्यू, नॉट डी क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। मतलब इस क्रॉस सेक्शन एरिया से डेल्टा क्यू चार्ज पास हो रहा है अगर डेल्टा टी टाइम में, तो एवरेज करंट कितनी हो जाएगी? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये एवरेज करंट का फॉर्मूला है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अगर हमसे कहा जाए आई इंस्टेंटेनियस निकालो, एवरेज का मतलब तो वर्ड से समझ गए होंगे, ओवरऑल एवरेज। इंस्टेंटेनियस मतलब वो चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालो, बहुत छोटे टाइम पर निकालो, है ना, किसी पल, किसी इंस्टेंट पर कितनी करंट होगी। तो वो करंट निकालने का आई इंस्टेंटेनियस, डेल्टा क्यू क्या हो गया कि जब हमने एवरेज निकाला तो हमने डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लिखा। जब हम आई इंस्टेंटेनियस निकालते हैं कि हम एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं तो हम डेल्टा की जगह लगाते हैं डी क्यू ओवर
dt। तो ये I इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला, क्लियर? I इज इक्वल टू, और जनरली हम अब इस चैप्टर में हर जगह I इज इक्वल टू यही फॉर्मूला यूज करेंगे, dq ओवर dt, हर जगह ये लिखेंगे। q अपॉन t कहाँ लिखेंगे वो मैं बताऊंगी, लेकिन ज्यादातर हम हर जगह लिखेंगे I इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। तो समझ जाना कि हम I इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये है I एवरेज, दिस इज I इंस्टेंटेनियस, और फॉर्मूला भी मैं यही वाला यूज करूंगी इस चैप्टर में, डी क्यू ओवर डी टी, ठीक है? यूनिट ऑफ करंट क्या हो जाएगी बच्चों? कूलम पर सेकंड। यस, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर सेकंड, और इसे क्या कहते हैं? और एम्पियर, ठीक है? और ये एक, इट इज, अब करंट के बारे में कहा जाता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, बताओ। स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी? अब देखो करंट जो है ना, करंट जो है ना, उसके पास डायरेक्शन तो है ही, तुम्हें पता है डायरेक्शन क्या होती है भाई? डायरेक्शन क्या होती है करंट की? कन्वेंशनली माना गया है, उस दिन धर्मेंद्र ने पूछा था कि मैम करंट की डायरेक्शन को क्यों लेते हैं, तो ये कन्वेंशन है कि कन्वेंशनली मान लिया गया था, conventionally the direction of current is opposite to the direction of electron। जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे या जिधर नेगेटिव चार्ज जा रहा होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन को माना गया है, और जिधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा होगा करंट उसी डायरेक्शन में मानी गई है कन्वेंशनली, है ना? ऐसा क्यों हुआ था कि जब करंट की डिस्कवरी हुई थी ना बच्चों, तब तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और इन सब की कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी कि कितना चार्ज होता है, क्या चार्ज होता है। करंट बहुत पहले डिस्कवर हो गई थी, तो इलेक्ट्रॉन जो थे वो बाद में आए थे पिक्चर में। जे थॉमसन ने बाद में बताया कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, फिर रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, फिर बताया कि प्रोटॉन पे ये चार्ज है, तो वो सब चीजें बाद में हुई थी। करंट की डायरेक्शन पहले ही बैटरी के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ मान ली गई थी, तो बाद में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो देखा गया कि अच्छा इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट डायरेक्शन हो रहे हैं करंट की, तो कुछ चेंज नहीं किया गया, तो कन्वेंशनली माना गया कि कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कन्वेंशन का मतलब होता है कि कन्वेंशन से मान लेंगे वो वाली बात, ठीक है? तो ये वाली बात हो गई। तो करंट के पास आप कहोगे बच्चों की डायरेक्शन भी है, अच्छा, और करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन फिर भी करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? ठीक है, तो नोट करो इतना, फिर एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों। कर लिया? करते जा रहे हैं साथ साथ या 2 मिनट का टाइम? यस मैम, कर लिया। कर लिया मैम। कर लिया? अरे वाह, बहुत फास्ट है सारे, सबने कर लिया? यस मैम। वेरी गुड। नोट जरूर बनाते जाना, स्कूल खुलते ही सबसे पहले तुम्हारे नोट चेक करूंगी, ठीक है? चलो, तो मैं बात कर रही थी कि करंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर? तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो भाई करंट के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, दोनों चीजें हैं, लेकिन फिर भी करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना? तो अगर कहीं ऑप्शन में लिखा हो, अब क्यों नहीं है उसका रीजन ये है कि मान लो ये वायर है, इधर से 2 एम्पियर की करंट आ रही है, ये वायर है, इसमें से 1 एम्पियर की करंट आ रही है, तो यहाँ पर कितने एम्पियर की करंट हो जाएगी भाई? 3। टोटल 3 एम्पियर हो जाएंगी, राइट? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब मैं कहूं कि ये आ रही है 2 एम्पियर की करंट, ये आ रही है 1 एम्पियर की करंट, अब यहाँ पर टोटल मिलके कितनी हो जाएगी भाई? 3। यानी कि जो करंट है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रही, एंगल पे डिपेंड नहीं कर रही। देखो यहाँ पर एंगल इतना है, यहाँ पर एंगल 90 है, बट टोटल करंट तो कितनी हो रही है? 3। एल्जेब्रिक्स हम कर रहे हैं सीधा सीधा, है ना? लॉजिकल भी बात है, और ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देखा गया कि यहाँ पर जो करंट थी उसको, उस पे वेक्टर के लॉ फॉलो नहीं हो रहे थे, लागू नहीं हो रहे थे, एप्लीकेबल नहीं हो रहे थे, है ना? तो एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना? नॉट, करंट जो है वो इफेक्ट नहीं हो रही है ड्यू टू द एंगल, है ना? नॉट अफेक्टेड, करंट नॉट अफेक्टेड बाय द एंगल, मतलब करंट जो है वो फॉलो नहीं कर रही है, करंट डू नॉट फॉलो
वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो हमने 11 में पढ़ा, तो जो वेक्टर लॉ ही फॉलो नहीं कर रही तो ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो सकती है? तो इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगर कहीं ऑप्शन में आता है कि क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, तो आप उस पे स्केलर पे टिक लगाओगे, वेक्टर पे नहीं लगाओगे, है ना। कैसी क्वांटिटी पे टिक लगाओगे? स्केलर पे टिक लगाओगे। लेकिन स्केलर के साथ साथ वहां एक और चीज लिखी है, टेंसर। क्या लिखा हुआ है? टेंसर। तो स्केलर और टेंसर में अगर आपको चूज करना है, जैसे स्केलर, वेक्टर और टेंसर में अगर आपको चूज करना है, अगर स्केलर और वेक्टर है सिर्फ और टेंसर नहीं है उस ऑप्शन में, तो आप स्केलर को टिक करोगे। और अगर ऑप्शन में है स्केलर, वेक्टर और स्केलर के साथ साथ टेंसर भी है, तो आप टेंसर को टिक करोगे, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन तो है। हम कहते हैं ना कि प्लस से माइनस की तरफ है, तो ऐसी क्वांटिटीज जो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रही है ना, कंप्लीटली वेक्टर नहीं है, तो वो कहलाती हैं टेंसर क्वांटिटीज। उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये वर्ड याद रखना कि भाई वेक्टर तो 100% नहीं है, या तो स्केलर है या टेंसर है। अगर टेंसर का ऑप्शन नहीं है तो स्केलर पे टिक लगाओगे, और अगर टेंसर का ऑप्शन है तो टेंसर पे टिक लगाओगे, स्केलर पे नहीं लगाओगे। क्लियर है ये बात सबको? ठीक है, Yes, ma'am. टिक करो, नोट करो। मैम कर लिया नोट। वेरी गुड। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। इतने से ही पार्ट पे जितना कर चुके हैं, 1 नंबर में अगर न्यूमेरिकल आएगा इतने से ही, तो क्या आएगा? देखो, मान लो क्वेश्चन दिया है कि इफ Q इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 3T प्लस 4, ये Q की इक्वेशन दी है, और कहा है फाइंड I instantaneous at t is equal to 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पर करंट की वैल्यू बताओ, और I एवरेज पूछा है 0 to 3 सेकेंड में। ये क्वेश्चन है, नोट करो। तो सॉल्यूशन इसका कैसे होगा? बच्चों चार्ज दिया हुआ है, आई का फॉर्मूला आपको पता है, आई इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया। आई इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला dq ओवर dt, यानी कि q को अगर डिफरेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में तो करंट निकल आएगी, है ना। तो d ओवर dt, और q की वैल्यू रख दी ऊपर से, q की जगह t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, राइट। तो करो डिफरेंशिएट, पावर आगे आ जाएगी, 2t प्लस 3 t का हो गया 1, 3 और कांस्टेंट का हो गया 0, 2t प्लस 3। ये आई इंस्टेंटेनियस, बट आई इंस्टेंटेनियस आपसे कितने सेकंड पर पूछ रहा है? 3 सेकंड पर, तो t की जगह कितना लगा दो? 3 एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड, एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। यहां लिख रही हूँ, या दिख रहा है? यस मैम। ओके, देन I इज इक्वल टू t की जगह 3 रखा, 2 into 3 प्लस 3, 2 3 6 प्लस 3, यानी कि आंसर आ गया कितना? 9 एम्पियर। तो ये आ गई I इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। क्लियर? डन? यस मैम। नाउ आई एवरेज निकालना है हमें। ये रब कर रही हूँ नीचे का, स्क्रीनशॉट लो जिसने नहीं नोट किया या जिसका रह गया है, ठीक है। नाउ आई एवरेज, आई एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा। हाँ, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा मतलब Q2 माइनस Q1, है ना। डेल्टा क्यू मतलब डिफरेंस, अ बिग डिफरेंस, अपॉन डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1। तो 0 से 3 सेकंड के बीच में, है ना। तो यानी कि अगर आप Q2 निकालना चाह रहे हैं, तो ये देखो T2 हो गया और ये T1 हो गया, है ना। तो T1 कितना है? 0, और T2 कितना है? 3।
तो पहले 3 सेकंड पे अगर 3 इसमें रख दोगे तो Q2 निकल आएगा। अगर आप कैपिटल Q यूज कर रहे हो तो कैपिटल Q करो, स्मॉल Q कर रहे हो तो स्मॉल Q करो, जैसी मर्जी। ठीक है, तो चार्ज को भी स्मॉल Q कैपिटल Q किसी से भी कर सकते हैं, और करंट को भी स्मॉल I कैपिटल I किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप पहले टाइम की जगह 3 सेकंड रखोगे तो फाइनल चार्ज निकल आएगा, और अगर 0 रखोगे तो इनिशियल निकल आएगा। तो पहले मैं Q2 निकाल रही हूँ, यानी कि Q आपको कितने पर निकालना है, पहले 3 सेकंड पर, और माइनस फिर Q कितने पर निकालना है, 0 सेकंड पर, और अपॉन T2 कितना है, 3 माइनस 0। बोलो ये बात समझ में आई? Yes, ये ma'am. बात Yes, समझ ma'am. में आई कैसे? राइट, तो Q 3 सेकंड पर, यानी कि T की जगह 3 रख दो, तो देखो 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 27 प्लस 9 प्लस 4 कितना आ जाएगा, ऐड करना कितना आ रहा है, 27 प्लस 9 प्लस 4 40. 40, और माइनस, अब टाइम की जगह 0 रखो क्योंकि 0 पर निकालना है, तो इसकी जगह 0 रखो, 0 प्लस 0 और प्लस 4 कितना बचा, सिर्फ 4, और अपॉन में कितना है, 3। 40 माइनस 4 कितना हो गया, 36 अपॉन 3, डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है भाई, 12. 3 1 3, 12 एम्पियर। बोलो ठीक है? Yes, ma'am. किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। डन, चलिए। मैम Q3 40 कैसे आ गया? Q340 Q यहाँ पर भाई T कितना है, 3 सेकेंड, तो T 3 सेकेंड रख दिया Q में, T3 यहाँ पर T3, अच्छा यहाँ पर 3 T के पास स्क्वायर है, मैंने क्यूब कर दिया, Yes, 9 ma'am. है ना, Yes, ma'am. अच्छा मैंने मुझे क्यूब लगा, सॉरी सॉरी सॉरी, कितना आ जाएगा ये, By 22. हाँ 22 आएगा, Yes, ma'am. सॉरी सॉरी, 9 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 ये आएगा ना, 22 आएगा। 22 में से 4 गए, कितना बचा, 18. 18। 9 अब 6 आएगा. 6 आंसर। हाँ चलो, Six. मुझे लगा क्यूब है, मैंने क्यूब करके सॉल्व कर दिया वहाँ, मुझे यहाँ क्यूब लगा। चलो ठीक है, अब ठीक है, Yes, ma'am. ओके, हटा दूं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रही हूँ, थोड़ा सा हिंट देके, ठीक है। आई दे रखा है टी क्यूब प्लस 1, ठीक है, फाइंड चार्ज flows through a cross section of a conductor between 0 to 4 सेकेंड, ठीक है, ये निकालना है। अब देखो, अब करंट दिया है और चार्ज निकालना है, फिर से वही फॉर्मूला लगाओ पहले तो ये एवरेज करंट दी होगी या इंस्टेंटेनियस करंट दी होगी, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि आपको फॉर्मूला लगाना है इंस्टेंटेनियस वाला। आप मानेंगे कौन सा फॉर्मूला मैंने कहा था, हम हर जगह लिखेंगे dq ओवर dt, राइट। तो हमें करंट दी हुई है और चार्ज निकालना है, क्या तरीका अपनाएं, dt को इधर ले जाए, I dt इज इक्वल टू dq। बोलो ठीक है, ठीक है बच्चों। Yes, ma'am. नाउ दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा q, और इधर क्या आएगा i dt,
यानी कि अगर हम i को इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t तो q निकल आएगा। सिंपल, फिर से सुनो, अभी पहले वाले क्वेश्चन में q को डिफरेंशिएट किया था तो i निकल आया था, अब i को इंटीग्रेट कर दो तो q निकल आएगा। क्लियर है बच्चों, है ना? नाउ अब इसको इंटीग्रेट कर दो बस। i कितना दिया हुआ है बच्चों, t क्यूब प्लस 1 और साथ में dt, q निकल आएगा। अब देखो कितना है इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक करना है, 0 से 4, तो 0 से 4 लिमिट लगा दी, यहाँ कर रही हूँ साइड में। तो देखो t क्यूब का कितना हो गया, t की पावर 4, एक पावर बढ़ जाती है वही पावर अपॉन में आ जाती है, t क्यूब का हो गया t की पावर 4/4 और लिमिट लग गई 0 से 4, ठीक है, माइनस 1 है ना, 1 का इंटीग्रेशन t है ना, dt का क्या हो जाएगा, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, t क्यूब dt, t क्यूब अलग कर लिया और प्लस dt, 1 इंटू dt इज इक्वल टू q, और ये 0 से 4 और ये 0 से 4, तो t क्यूब का हो गया इतना और dt का कितना हो गया t, और लिमिट कहां से लगेगी, 0 से 4 इज इक्वल टू q। इंटीग्रेट कर लेंगे अब बच्चों, यस मैम। करो अब इंटीग्रेट तो हो गया, अब इसमें लिमिट लगा दो बस। यहाँ पर कितनी लगाओ, 4 की पावर 4/4 और माइनस लोअर लिमिट कितनी है t की जगह 0, माइनस t की जगह 4 माइनस 0 लोअर लिमिट इज इक्वल टू q। सॉल्व करके बताओ चार्ज कितना आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है चार्ज, -4 4 60 60 आ रहा है ना, यस मैम। कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 की पावर 3 माइनस 4 इज इक्वल टू q, 64 माइनस 4 इज इक्वल टू q, कितना आ गया, कितना ही आ रहा है, यस मैम। राइट। तो सिंपल यूज करना आना चाहिए, देखो सिंपल फॉर्मूले थे, i इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी, तो उससे भी न्यूमेरिकल बन जाते हैं और आपको सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। तो क्या हो गया, चार्ज को अगर आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दो, i को इंटीग्रेट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू t तो q निकल आएगा, फॉर्मूला वही यूज किया है, बस t इधर लेके चलेंगे, ठीक है। हटा दूं, मैम एक सेकंड। ओके डन। एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम वहाँ पे साइन पॉजिटिव नहीं आएगा कहाँ पे, मैम, वहाँ ऊपर हाँ ऊपर ठीक है दिया पास करो भाई, पॉजिटिव। ये बस यही तो पूछ रही थी करेक्ट है या नहीं, 68 हो गया। अब ठीक है बच्चों, यस मैम। यस मैम। अब देखो यहाँ पे देखो, हटा दूं इधर वाला पार्ट, कैलकुलेशन पार्ट हटा दूं, यस मैम। ठीक है। देखो अगर इसी फॉर्मूले को मैं लेके चलूं और मैं कहूं कि इफ i इज इक्वल टू कांस्टेंट, लिख लेना, इफ i इज इक्वल टू कांस्टेंट, अभी तो देखो इस ऊपर क्या था कि i ना वेरी कर रहा है टाइम के साथ, t1 रखोगे तो i की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, t2 रखोगे तो i की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, यानी कि i जो है वो t पर डिपेंड कर रहा है और टाइम चेंज होने के साथ साथ i भी चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पर i वेरिएबल है ना। if I is not a variable, if I is equal to constant, अगर करंट कांस्टेंट होती यहाँ पर तो करंट बाहर आ जाती इंटीग्रेशन से और अंदर क्या बचता, dt is equal to q, राइट। अब I बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाता t,
Q, अब ये फॉर्मूला तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, Q इज इक्वल टू आई टी या I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये कब लगता है बच्चों? इफ करंट इज कांस्टेंट। तो अब तुम बड़े हो गए हो, तो अब तुम बता सकते हो कि भाई ये सिर्फ करंट का फॉर्मूला नहीं है भाई, ये करंट का फॉर्मूला तब है जब करंट कांस्टेंट है। तो करंट का जो असली फॉर्मूला है वो क्या है? dq ओवर dt, अगर करंट वेरिएबल है। और ये कब लगाओगे? जब करंट कांस्टेंट है। क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. अब देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं हटा रही हूँ। अब जो डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, वो हल्का बुल्का नहीं है। अब जो चीज स्टार्ट हो रही है वो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए, ठीक है? तो आ जाता है जो डेरिवेशन अब मैं कराने जा रहा हूँ। ये करंट की बेसिक थ्योरी थी जो आपको पता होनी चाहिए, और ये न्यूमेरिकल भी आ जाता है। अब जो हम करंट की बात कर रहे हैं आगे, उसके लिए हेडिंग डालो थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी क्या होती है? लिखा? देखो, इसको हम इसी के आगे हम पढ़ेंगे। थर्मल वेलोसिटी के बाद इसी से लिंक्ड है आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी के आगे है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और रिप्रेजेंट करते हैं vd से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक? और इसको हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोल देते हैं, या इसका एक दूसरा नाम और होता है। जब हम थर्मल वेलोसिटी पढ़ रहे होते हैं तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल ऑफ करंट। इस नाम से भी आ जाता है, तो घबराना नहीं। इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल ऑफ करंट, जो इसका पॉपुलर नेम है वो है पहले थर्मल वेलोसिटी, और उसके बाद थर्मल वेलोसिटी पढ़ने के बाद आपको फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन आता है, ठीक है? तो पहले हम बात कर रहे हैं थर्मल की। मान लो एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था हमने। चलो पहले लिखते हैं, ये कंडक्टर है बच्चों। ठीक है? अब अगर ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर मैंने इस कंडक्टर के आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, और मान लो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से इधर है, यानी कि जो मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की उसकी डायरेक्शन है इस साइड, ठीक है? अगर उसकी डायरेक्शन इस साइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम प्लस टू माइनस, ठीक है? तो मैंने इधर प्लस अप्लाई किया होगा एक, और इधर माइनस अप्लाई किया होगा वोल्टेज, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डेवलप हो गई है। अब क्या होगा कि जब आपने अभी बैटरी नहीं लगाई है सर्किट में, सिर्फ फील्ड अप्लाई की है इधर उधर, है ना? प्लेट्स रख दी होंगी या जो भी किया है, नीचे बैटरी नहीं है अभी, ठीक है? तो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किधर जाएंगे? बोलो, इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? कोई बताना चाहेगा? किधर जाएंगे? Opposite. अपोजिट जाएंगे, क्योंकि प्लस टू माइनस होगी ना इधर, प्लस टू माइनस, तो इलेक्ट्रॉन इधर चलना शुरू करेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आकर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। अगर यहाँ पर बैटरी होती या हम वायर लगा देते, है ना? यहाँ पर अगर हम वायर लगा देते, यहाँ पर बैटरी लगा देते, तो इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देते। बट अभी इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू नहीं किया, क्योंकि वहां पर बैटरी लगी हुई नहीं है। बैटरी लगी हुई नहीं है। बैटरी का काम होता है इलेक्ट्रॉन को चलाना, तो अभी इलेक्ट्रॉन चल नहीं सकता इससे आगे, राइट? इलेक्ट्रॉन आगे चल नहीं सकता, तो यहां पर आकर इकट्ठे हो गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और पॉजिटिव चार्ज कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? इस साइड। अगर कनेक्टिंग वायर्स होते और नीचे बैटरी होती तो ये सब चलना शुरू कर देते। अब चार्ज एक जगह जो है जम गया है, चार्ज इधर इकट्ठा हो गया नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो गया,
हो गया कि नहीं? तो इसको बोलते हैं कि चार्ज जम गया, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, है ना? चार्ज एक्यूमुलेट हो गया मतलब कि चार्ज जम गया, एक जगह इकट्ठा हो गया है चार्ज, आगे अब मूव नहीं हो रहा क्योंकि बैटरी नहीं है। अब ई एक्सटर्नल इधर है बच्चों, है ना, और इधर अंदर ही अंदर एक और फील्ड डेवलप हो गई क्योंकि नेगेटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो गया कंडक्टर के और इधर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया भाई। तो अंदर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक और बन गई, इंटरनल, है ना, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। इंड्यूस्ड बोल दो चाहे इंटरनल बोल दो, क्योंकि इंड्यूस्ड का मतलब होता है अपने आप बनना, किसी और की वजह से इंड्यूस हो जाना। तो इंटरनल बोल दो चाहे इंड्यूस बोल दो, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है, अगर एक्सटर्नल इधर है तो इंटरनल वाली इधर पैदा हुई, इधर प्रोड्यूस हुई। देखो प्लस से माइनस अब इधर है ना, तो ई इंटरनल इधर बनती है, और जो ई इंटरनल बनती है ना बच्चों, वो एग्जैक्टली अपोजिट होती है ई एक्सटर्नल के, और बराबर भी होती है, ठीक है, बराबर और अपोजिट। यानी कि जो ई नेट होता है बच्चों, वो कितना हो जाता है, जीरो। कितना हो जाता है, जीरो। क्लियर है इतनी बात? बोलो इतनी बात समझ आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अभी ये कैसा कंडक्टर है बच्चों? इस समय ये कंडक्टर है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब कि इसका किसी से बच्चों, किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, अलग पड़ा हुआ है ना, तो इसको आइसोलेटेड कंडक्टर है। अब मैं अगर तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इस समय क्या इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रॉन क्या मूव हो रहे हैं? यस, इलेक्ट्रॉन लगातार मूव हो रहे हैं अंदर। क्यों, कैसे मूव हो रहे हैं? कि देखो कुछ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आके इकट्ठे हो गए, इधर प्लस चार्ज रह गया, लेकिन अगर इनके पास इसको हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल ऑफ करंट, और यहाँ मैंने हेडिंग डाला थर्मल वेलोसिटी। तो अगर मैं कहूं, इसी समय तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि बच्चों इन द एब्सेंस ऑफ, ई नेट जीरो है ना, तो इन द एब्सेंस ऑफ ई नेट, जब ई नेट जीरो है तो जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो अब भी चल रहे हैं? तो आप कहोगे मैम हाँ चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? रीजन इसका बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, है ना, कि भाई इलेक्ट्रॉन इस समय किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, कंडक्टर किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है, आइसोलेटेड है, फिर भी इस समय अंदर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे होंगे। क्यों? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। किस किस के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से? कंडक्टर और आसपास के एटमॉस्फेयर डिफरेंस की वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल रही है? थर्मल एनर्जी, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इन द एब्सेंस ऑफ ई नेट, इलेक्ट्रॉन स्टिल मूव inside the conductor ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू थर्मल एनर्जी की वजह से मूव कर रहे हैं। और क्योंकि बच्चों ये थर्मल एनर्जी की वजह से मूव कर रहे हैं, इसीलिए इनकी वेलोसिटी को बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव इनसाइड द कंडक्टर ड्यू टू द थर्मल एनर्जी with the velocity which is called, बोलो क्या बोलेंगे इस वेलोसिटी को? थर्मल वेलोसिटी। नोट करो बच्चों इसको पहले, फिर मैं आगे की बात बताऊंगी कि थर्मल वेलोसिटी क्या होती है और इसका फॉर्मूला क्या है। यानी कि बात पे ध्यान दो, एक सेकंड मार्कर में डालूं। मैम 11 बज गए। हाँ 11 बज गए, तो इसी को एक बार रिवाइज कर देती हूँ क्योंकि कल यहीं से शुरू करूंगी। तो ये डायग्राम याद रखना आप कि भाई इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ई नेट जीरो है। ई नेट जीरो है, क्यों जीरो है मैंने बता दिया। और इस समय मैंने सर्किट से कोई कंडक्टर से कोई बैटरी नहीं जोड़ी है ना, तो ई नेट कितना है इस समय? जीरो। ई नेट के जीरो होने के बाद भी इन द एब्सेंस ऑफ ई नेट, इलेक्ट्रॉन स्टिल मूव्स इनसाइड द कंडक्टर, फिर भी मूव कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर। किस वजह से? ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। एंड दिस थर्मल एनर्जी जो होती है ना, ये छोटी मोटी